नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी पीडीए पर। अखिलेश ने फिर खेला है मुस्लिम कार्ड। पी को बताया पसमानदा मुसलमान। बीजेपी ने अखिलेश से पूछे हैं सवाल। इसके बाद बात करेंगे पीलीभीत में एसपी दफ्तर से प्रशासन ने हटाया है अवैध कब्जा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी रही। और फिर बताएंगे आपको 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 स्तर का चक्रव्यूह तैयार किया है। हर सीटों के हिसाब से सेट किए गए हैं टारगेट। साथ ही बताएंगे ई मार्केटिंग में देश में नंबर 1 बन गया यूपी। पीयूष गोयल ने योगी सरकार की तारीफ में चिट्ठी भी लिखी है। और नेशनल हाईवे पर सालाना 3000 देकर पा सकते हैं टोल फ्री। सर, दिखाते हैं आपको अब खबरें विस्तार से। – 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। 2027 में हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी ने 3 स्तर के चुनावी चक्रव्यूह की रणनीति तैयार की है। चुनावी चक्रव्यूह के लिए बीजेपी ने ए, बी और सी 3 कैटेगरी शामिल की है। 2022 में हारी हुई सीटों की पहचान कर हर सीट पर 300 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैनात कर दी गई है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने 3 स्तर की चुनावी चक्रव्यूह की रणनीति तैयार की है। 3 स्तर के चुनावी चक्रव्यूह के लिए बीजेपी ने ए, बी और सी 3 कैटेगरी बनाई हैं। ए ग्रेड में बीजेपी ने वो सीटें रखी हैं जिन पर बीजेपी 8 से 10,000 के बीच के वोटों के अंतर से जीती है। बीजेपी ने ऐसी 25 से ज्यादा सीटों की पहचान की है। बी ग्रेड में बीजेपी ने वो सीटें रखी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर 1 से 7,000 वोटों के बीच रहा है। इसमें प्रत्याशी बदलने से लेकर नई चुनावी रणनीति से उतरने की योजना है। वहीं सी ग्रेड में वो सीटें हैं जहां साल 2022 में बीजेपी हारी। ऐसी विधानसभा की 133 सीटें हैं। कुछ सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीती, जिसमें कुंदर की, मिल्कीपुर, रामपुर शामिल हैं। वैसे में अगर चुनाव आता है तो पार्टी विशेष तैयारी करती है। आने वाले दिनों में चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी हैं। जो भी चुनाव है उसके लिए पार्टी विशेष तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके। बीजेपी ने सबसे पहले साल 2022 में हारी हुई सी ग्रेड की सीटों की पहचान कर हर सीट पर 300 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैनात कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि 160 वो सीटें जो अलग अलग श्रेणी में रखी गई हैं ए, बी और सी कैटेगरी में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो सीटें विधानसभा चुनाव 2022 में हारी हुई थी, इसके अलावा वो सीटें जो 2000 वोटों से जीती है, 4000 वोटों से जीती है, ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अब तैयारियों में जुट गई है और चुनावी चक्रव्यूह बीजेपी ने तैयार कर दिया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है पीडीए कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि एक भावनात्मक गठबंधन है। अखिलेश ने कहा कि अब पसमानदा समाज भी इस गठबंधन से जुड़ चुका है और पी का मतलब एक पसमानदा भी है। और मंत्री दानिश अंसारी ने पूछा कि अखिलेश को अब तक पसमानदा की याद क्यों नहीं आई। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए एक राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक गठबंधन है। जो भी पीड़ित, दलित, वंचित और गरीब हैं, वो पीडीए का हिस्सा हैं। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पी का मतलब पसमानदा समाज है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम सब साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है। ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है। ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ हैं। पी फॉर पसमानदा समाज। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार कर कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल दलों को ये तय करना चाहिए कि वो साथ रहेंगे या अलग होंगे। अखिलेश को अभी तक पसमानदा समाज की याद क्यों नहीं आई? पसमानदा समाज को
विकास से पीछे ढकेलने की साजिश समाजवादी पार्टी ने रची थी। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुले मन से पासमानदा समाज की उत्थान की बात जब उन्होंने कही है, तब क्यों समाजवादी पार्टी को याद आ रही है? आज पासमानदा समाज के विकास का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार कर रही है और इसी बात से समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो हम मुसलमान केवल और केवल वोट बैंक दिखते हैं। वहीं अखिलेश के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इमरान मसूद इतने बड़े नेता नहीं कि उनके बयानों को सीरियसली लिया जाए। गठबंधन की बातें हाई लेवल पर तय होंगी। इमरान मसूद कब कहाँ क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किन परिस्थिति में बोलते हैं, ये तो उनका अपना मामला है। इसलिए मैं पहले भी कह दिया कि इतने बड़े नेता नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको संज्ञान में भी लिया होगा। वहीं शिवपाल सिंह का कहना है कि 2027 की तैयारियों में एसपी जुटी है। पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। नहीं, हमारे पार्टी के लोग सभी पदाधिकारी सभी सक्रिय हैं, सभी जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मिल रहे हैं जनता के बीच में। और तेजी से अब जैसे जैसे समय आएगा और तेजी से काम शुरू हो जाएगा। गठबंधन को लेकर जहां इमरान मसूद के बयानों से सियासी पारा हाई हो गया था, वहीं अखिलेश ने इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कहकर विवादों को विराम देने की कोशिश की है। वहीं पीडीए और पसमानदा समाज पर बीजेपी ने एसपी पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ई मार्केटिंग में योगी सरकार की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जेम पोर्टल पर यूपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को लेकर सराहना की। पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है, जो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के मार्गदर्शन से ये उपलब्धि हासिल हुई है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। यूपी सरकार ने एक बार फिर डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को साबित किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM के जरिए की गई खरीदी में यूपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना की है और केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो ई मार्केटिंग के क्षेत्र में काम किया जा रहा है वो काफी बेहतर है, दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी को लेटर लिखकर GeM के जरिए राज्य की सक्रिय भागीदारी और योगदान की तारीफ की है। साल 2024-25 में योगी सरकार ने 5.43 लाख करोड़ के 72 लाख से ज्यादा परचेज ऑर्डर पूरे किए। GeM की स्थापना से लेकर अब तक 2.9 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर्स के जरिए 14 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। GeM पर अब तक 11,000 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी और 330 से ज्यादा सर्विस कैटेगरी शामिल हैं। यूपी सरकार ने 2021 से 2024-25 के दौरान कुल 65,227 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है और पूरे देश में 5,427 करोड़ रुपए की खरीद कर उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। ये इस बात की निशानी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है और नए माध्यमों के माध्यम से सरकारी खरीद कर भेदभाव को समाप्त कर रही है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रही है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिला, जो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श स्थापित हुआ। सीएम योगी के मार्गदर्शन में ये उपलब्धि हासिल हुई है। ऑनलाइन खरीद होगी, जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद होगी। अब उत्तर प्रदेश इस खरीद के मामले में देश में नंबर 1 साबित हुआ है, यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के मामले में यूपी दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और पीलीभीत में नोटिस के बाद एसपी दफ्तर को खाली करा लिया गया है। 5 साल की खींचतान के बाद आखिरकार नगरपालिका ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। करीब 20 साल से अस्थायी एसपी ऑफिस सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाया जा रहा था।
पीलीभीत में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया जब नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर ताला जड़ दिया। कार्यवाही के दौरान एसपी ऑफिस का नाम पेंट से मिटाया गया और पार्टी का झंडा हटा दिया गया। ये ऑफिस नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के सरकारी आवास पर बना हुआ था, जिसे लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। 2020 से लगातार पार्टी को उनके पदाधिकारियों को नोटिस दिया जा रहा था कि मकान खाली कर रहे हैं। इनके द्वारा कोई मकान खाली नहीं किया। विभिन्न न्यायालयों की शरण ली गई, लेकिन कहीं से इनको रिलीफ नहीं मिला, नहीं किसी कोर्ट से इनको स्थगन आदेश मिला। और 10 तारीख को हम लोग आए थे, पिछली बार आप लोग यहाँ पे थे, तो वहाँ पे निर्णय हुआ था कि 6 दिन में ये लोग अपना मकान स्वयं खाली कर देंगे। पीलीभीत में नोटिस के बाद एसपी ऑफिस खाली कराया गया। 5 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नगर पालिका ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एसपी ऑफिस को खाली कराया गया। 10 से लेकर 16 तक टाइम था, 17 को उन्होंने कोई खाली नहीं किया। उसके बाद में 18 तारीख को आज हम लोग आए यहाँ पे और पुलिस वाला मजिस्ट्रेट और नगर पालिका ने यहाँ पे ईओ को यहाँ पे मकान पर कब्जा दिला दिया गया है और पूरा ईओ को हैंडओवर कर दिया गया है। और जो सामान रखा गया था उसमें उन्होंने ताला लगा दिया। सर 2 दिन का नोटिस दिया कि अगर आप चाहें तो अपना सामान आकर ले लें 2 दिन के अंदर, नहीं तो हम इसको फिर इसको निकाल के नगर पालिका में। करीब 20 साल से अस्थायी सपा दफ्तर सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने खाली कराने का नोटिस दिया। एसपी के शासन में ये दफ्तर बनाया गया था। 12 नवंबर 2020 को आवंटन रद्द किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संभल में अवैध कब्जों पर लगातार एक्शन हो रहा है। मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया। बिसौली गेट, सीकरी गेट, लक्ष्मणगंज में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। संभल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संभल में अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। वहीं मस्जिद कमेटी ने अवैध मस्जिद को खुद ध्वस्त किया। संभल प्रशासन की टीम ने चंदौसी के बिसौली गेट, सीकरी गेट और लक्ष्मणगंज में बुलडोजर कार्रवाई की। सबको नोटिस दिया गया है और सार्वजनिक भूमि के ऊपर कोई भी मकान, वाणिज्यिक स्थल या अन्य कुछ ध्वस्त करने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है, तो वही कार्रवाई की गई। उसी क्रम में हमने भी भ्रमण किया है। संभल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों और संभल की जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। 224 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाने हैं, जिनका सीधा कंट्रोल सत्यव्रत पुलिस चौकी से किया जाएगा। 60 चिन्हित स्थानों पर ये कैमरास लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहे और जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है सिटी के अंदर आने के लिए, वो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो भी पॉइंट है उन पे ये कैमरास लगाए जा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई हिंसा दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब आपको बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साल भर के लिए एक बार 3000 रुपए देने होंगे और उसके बाद आपका सफर और सुहाना हो जाएगा। ये नियम सिर्फ एनएच पर लागू है, एक्सप्रेसवे पर ये ऑफर लागू नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम एक्सप्रेसवे पर यह ऑफर लागू नहीं होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खत्म इंतजार, अटकलों पर विराम। फास्टैग पर हो गया बड़ा ऐलान। सफर होगा और सुहाना, ज्यादा समय भी नहीं होगा गवाना। 3000 में साल भर लीजिए मौज। लंबे समय से जिस बात की चर्चा हो रही थी, लंबे समय से जिसका सबको इंतजार था, लंबे समय से जिस नई टोल नीति की योजना पाइपलाइन में थी, आज उसे लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ गई।
वो भी ऐसी खुशखबरी जो अपनी गाड़ी से लगातार यात्रा करने वाले लोगों के लिए किसी मौज से कम नहीं है। और ये खुशखबरी है फास्टैग एनुअल पास जारी होने की, जिसकी घोषणा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के जरिए की। नितिन गडकरी ने वार्षिक फास्टैग पास जारी करने का ऐलान किया। 15 अगस्त से फास्टैग वार्षिक पास शुरू होगा, जिसके तहत यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3,000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी। इसके बाद ये पास यूजर को जारी कर दिया जाएगा। ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी अगर समय से पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाते हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से पास को रिन्यू करना होगा। फास्टैग एनुअल पास जारी करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। सरकार इस एनुअल पास को सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस पास को एक्टिव या रिन्यू कराने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए यूजर्स एनुअल पास हासिल कर सकेंगे। फास्टैग वार्षिक पास जारी होने के बाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम घट जाएगा। साथ ही भीड़ को कम करने और टोल प्लाजा पर विवाद खत्म करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही यूजर्स को बार बार फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट तक बात चली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से कभी मध्यस्थता पर कोई बात नहीं हुई थी। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल भी पूछा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस यूएस प्रेसिडेंट के नाम पर खूब सियासत कर रहे थे। राहुल गांधी तो नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी तक लेकर आए, लेकिन इस सियासत के बीच एक बड़ी कूटनीतिक घटना हुई है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट के बीच फोन पर 35 मिनट बात हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमने न मध्यस्थता स्वीकार की है न करेंगे। पाक के अनुरोध पर सैन्य तनाव कम करने पर बातचीत हुई। इस पूरे मामले में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका से कभी मध्यस्थता पर कोई बात नहीं हुई थी। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर
बात नहीं हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस और विपक्ष ने फिर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक पोस्ट भी दिखाया और दावा किया कि ट्रंप प्रशासन और विदेश सचिव की बातों में फर्क है। हालांकि जयराम रमेश अमेरिका जो पोस्ट दिखा रहा था वो पुराना था, जिसके बाद जयराम रमेश को माफी भी मांगनी पड़ी। और बड़ी खबर ये है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बातचीत पर अमेरिका ने भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। Evidence-based era figures are in support of the fact that these 11 years have been a turning point for India, not only domestically, even internationally. The esteem of an Indian has gone up. आज क्या हुआ? आज आप देखिए कि ट्रंप ने खुद से रिक्वेस्ट कर माननीय मोदी जी से बात किया और 35 से 40 मिनट दोनों की बातचीत हुई। लेकिन सियासत अभी भी जारी है। पार्लियामेंट की मांग तो हम कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने में कितना देर लगता है? एक दिन का नोटिस चाहिए बस, और यही कहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को मैंने ये जवाब दिया है। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। विपक्ष का कहना है कि ट्रंप के सीज फायर के मध्यस्थता पर पीएम मोदी ने काफी देर से जवाब दिया। जिस वक्त ट्रंप ने दावा किया था उसी वक्त पीएम मोदी को साफ करना चाहिए था कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।